करते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, कमर सीधी कर लें और गोद में हाथ रख लें। धीरे से नेत्रों को बंद कर गायत्री मंत्र का हम सस्वर उच्चारण करेंगे। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को पुनः प्रणाम। मेरा नाम तृप्ति ऋषि सिंह है और हमने योगा से पीजीडी किया है। तो आइए जो भी जानकारियां हैं उसका हम लाभ लेते हैं। आज की कक्षा में हम आसन की चर्चा करेंगे। तो आसन की चर्चा के लिए सबसे पहले ये देखते हैं हम बैठे कैसे हैं। हम सभी किसी न किसी पोस्चर में जरूर बैठे होंगे। तो ये एक आसन होता है, एक स्थिति होती है जिसमें स्थिरता पूर्वक बैठी जाती है। पतंजल योग की बात करें वैसे तो हम सभी जानते हैं कि आसन की परिभाषा पतंजल ने आसनम स्थिर सुखम आसनम कहा है कि बैठने की वह तरीके, वह स्थिति जिसमें कि स्थिरता हो और सुखपूर्वक बैठा जा सके, वो आसन कहा जाता है। लेकिन अगर सच कहा जाए तो सिर्फ बैठने की स्थिति को आसन नहीं कहते हैं। वो होता कैसे है, तो वातावरण भी उसमें अपना एक विशेष भागीदारी निभाता है। वातावरण कैसे? बैठ गए और अगर उद्विग्नता प्रदान करने वाले वातावरण हुए तो हम स्थिरता प्राप्त नहीं कर पाते। तो आसन में ऐसे ही स्थिरता प्राप्त नहीं हो पाती। तो करते क्या है, वातावरण को पहले अपना देख लेते हैं कि वातावरण कैसा होना चाहिए। जैसे कि हमें ऐसे कक्ष की स्थिति देख लेनी चाहिए जहाँ पे हमें स्थिरता प्राप्त हो, शांत वातावरण हो और मनोनुकूल हो। ऐसा जैसा कि हम अपनी साधना में आगे की प्रगति बना सकें। इस आसन के लिए सिर्फ ऐसा कक्ष हर जगह आजकल उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो करते क्या है, हम वैसे सुबह का ऐसा समय होता है जहाँ पे स्थिरता काफी शांत वातावरण रहता है। तो ऐसे अनुकूल कक्ष का हम अपने घर में भी निर्माण कर सकते हैं जहाँ पे हम साधना कर सकें। तो आसन के बाद ही पतंजलि का अष्टांग योग ये यम नियम के बाद आसन को लाता है। यानी कि आगे की प्रगति के लिए, उच्च स्तरीय साधना के लिए हमें आसन तीसरी सीढ़ी पे प्राप्त करना चाहिए। तो स्थिरता जब तक आएगी नहीं, आगे के लिए हम अग्रसर नहीं हो पाएंगे। वातावरण की चर्चा अभी थोड़ी बहुत हुई है। तो आप कहेंगे कि चंचलता किस लिए होती है, तो एक सिर्फ वातावरण के अनुसार ही नहीं, हमारी संकल्प शक्ति में, मनोबल में भी अगर कमी हो तो उससे चित्त अस्थिर होता है। गहरी श्रद्धा होनी चाहिए और चित्त की स्थिरता चाहिए। अब है वातावरण कैसे, कहाँ और किस प्रकार से होनी चाहिए। तो खुलीदार हवादार हमारी खिड़कियां हो और दूसरी अवस्था ऐसी हो कि अगर हम उस वातावरण को घर के अंदर नहीं ले सकते तो छत के ऊपर जा सकते हैं और वहां पे भी वो आनंद ले सकते हैं। और अब आसनों की बात करते हैं। आसन कैसे निकल के आए और क्या हुआ, आसन आए कैसे और आसनों की जरूरत क्यों हमारे ऋषियों को पड़ी। तो जवाल दर्शन में कहा गया है कि अभी जिस अवस्था में हम लोग जनरली बैठते हैं, वो दोनों पैरों को पालथी मारकर सुखासन में जो बैठते हैं, वो कहते हैं कि निर्मल साधकों के लिए श्रेयस्कर है। लेकिन आगे की अगर स्थिति को और आगे बढ़ाना है तो इसके लिए हम और भी आसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गौरख संहिता एक है जिसमें कि 84 योनियां हमारी जो चली हैं, 84 लाख योनियां, उसके अंतर्गत 84 लाख आसन कहे गए, जिसमें कि 80 मुख्य रूप से लिया गया। और अगर बैठने की स्थिति की कहा जाए तो वहां पे 4 आसनों को लिया गया, जिसमें कि एक सुखासन हुआ, एक पद्मासन हुआ और स्वस्तिकासन हुआ और एक और आसन है जिसका नाम
मुद्रासन कहते हैं। हाँ, तो इन 4 आसनों को उसमें डिस्क्राइब किया गया, लेकिन घिरण संहिता ने उनमें से भी 2 को प्रमुख माना। एक को उन्होंने सिद्धासन को इम्पोर्टेंस दिया और दूसरा उन्होंने पद्मासन को दिया। तो अभी हम इनकी इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि अगर हम सेलेक्टिव जाना चाहते हैं, बहुत सारों में से सिर्फ अपने लिए चुनना चाहते हैं, तो उस भीड़ में से क्या लिया जाए? तो इसलिए इसकी थोड़ी बहुत चर्चा करने की आवश्यकता महसूस हुई। तो इन दोनों में से भी अगर हम कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं तो सिद्धासन बहुत ही फायदेमंद होता है। उसके वो कुंडली जागरण के लिए स्पेशली वो बहुत ही अच्छा वर्क करता है। वो इसके अलावा पद्मासन की जो चर्चा की गई है, हम जनरली जो जानते हैं वो पद्मासन एक बाएँ पैर के ऊपर दाएँ बाएँ पैर की जांघ पे दाहिने पैर को रख देना और दूसरे पैर को दूसरे वाली जांघ पे रख देना, इसको हम पद्मासन के रूप में जानते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त उसमें विधिवत ये बताया गया है कि पीछे से जो हाथ बाँधते हैं, बद्ध पद्मासन जिसको कहते हैं, उसके अलावा हमारी जो नेत्र की स्थिति होती है, वो भी हमारे नासिकाग्र पे एकाग्र होती है। तो बायाँ पैर इस प्रकार ऊपर रखी, बायाँ पैर के ऊपर दाहिना पैर रख लिया और दाहिने पैर के ऐसे, और ये पीछे से पूरा दोनों पकड़ के और फिर उसके बाद नासिका के ऊपर एकाग्र करते हैं, तो ये पद्मासन में लिया गया है। इससे इससे भी ध्यानात्मक उच्च स्तर की साधनाओं में ये बहुत ही फायदेमंद होता है। तो चलिए, आसनों की जब बात ही चली है तो आसनों की आवश्यकता क्यों है? जल में तो हम सभी जानते हैं कि ये एक विषीवा नामक विद्युत कार्य उसमें रहता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी 2 प्रकार के विद्युत कार्य करते हैं। धड़ और ये जो हमारा सिर है, इसमें एक हव्यवाह विद्युत शक्ति काम करती है। उसी तरीके से इन हाथों में भी कव्यवाह 2 विद्युत कार्य करते हैं। इन्हीं की वजह से हम इतने गतिशील और इतने एनर्जेटिक फील करते हैं। तो इन ऊर्जाओं को हम ये रहते कहाँ हैं, अगर इसकी चर्चा की जाए तो ये कहेंगे कि ये हमारे मर्म बिंदु पे रहते हैं। कहीं पे भी देखेंगे एक खास अगर बैक साइड में हम जब कुछ खास पॉइंट पे अगर दबाव होता है तो हम या तो मूर्छित हो जाते हैं या कभी-कभी ऐसी अवस्था हो जाती है कि वहाँ पे निधन तक हो जाता है। तो ये जो अवस्थाएँ होती हैं, ये मर्म बिंदु पे चोट लगने से, हल्की-सी भी अगर उस पे चोट होती है तो काफ़ी आघात होता है। तो ऐसे खास-खास पॉइंट्स हैं हमारे बॉडी में जहाँ पे ये कार्य करता है। तो ये मर्म बिंदु जनरली ये हमारे चेस्ट में और ये हमारे उदर में और रीढ़ की हड्डियों में 33 मर्म बिंदु हैं। तो इस प्रकार से इन पे अगर आघात किए जाएँ, गर्दन साइड्स में, स्कंध में, ये इन सब जगहों पे ये मर्म बिंदु होते हैं। तो इन बिंदुओं पे अगर आघात हो जाए तो ये एक तरीके से मूर्छित वाली अवस्था ला देता है। ये एक हैवी हमारे शरीर पे इफ़ेक्ट दिखाता है। तो इसको दूर करने के लिए क्या उपाय किया जाए कि ये बैलेंस भी रहे? अगर ये बैलेंस नहीं हुआ तो क्या हुआ? इससे लकवा मार सकता है। अद अ, इसके अलावा जो हमारे शरीर में जो डिज़ीज़ अन्य आते हैं, कुछ ऐसे डिज़ीज़ होते हैं जो कि खत्म ही नहीं होते हैं, लगातार बने रहते हैं। वो सारे डिज़ीज़ भी हमारे इन मर्म बिंदुओं के कारण भी उत्पन्न होते हैं। तो इनको दूर करने के लिए हम ऐसे कोई भी आसन या इंजेक्शन, आसन तो ले सकते हैं लेकिन इंजेक्शन से नहीं ठीक किया जा सकता है। व्यायाम से भी सिर्फ हाथ-पैरों का ही मूवमेंट हो पाता है। तो इसके लिए ऋषियों ने एक सर्च किया, एक एक बहुत ही अच्छी जानकारी निकाली। उन्होंने देखा कि किस पोस्चर से, किस ग्लैंड पे और किस खास मर्म बिंदु पे ये इफ़ेक्ट डालता है। तो उन्होंने इसकी अच्छी अच्छी सर्च की। एक तो अगर हम शशांक आसन की बात करें तो शशांक आसन में क्या करते हैं कि जब हम झुकते हैं तो वो हमारी एड्रिनल ग्रंथि को प्रभावित करता है। तो इसी प्रकार से अगर हम भुजंग आसन करते हैं तो हमारे नीचे के उदर भाग के जितने भी रीजन्स हैं, छोटी आँत, बड़ी आँत को वो अच्छे मूवमेंट्स देता है और वो मलद्वार संबंधी बवासीर जैसी प्रॉब्लम्स को भी वो दूर करने में अति सहायक है। तो इस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हुए इन्होंने बहुत सारे आसन्स निकाले। अब उन आसनों में से हम कहेंगे कि हमारे इस पंचकोश में इसकी क्या आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है और कौन-कौन सी आवश्यकता है? पंचकोश की जब बात करते हैं तो उसमें अब फिर सिलेक्शन की बात आती है कि इन आसनों में से कौन हमारे उच्च स्तर के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए वो कारगर कौन-कौन से आसन हैं। तो आसनों की बात करते हैं तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने 4 उपयोगी और 4 महाप्रभावी आसन्स बताए हैं। तो 4 प्रभावी आसन्स कौन-कौन से हैं? उन्होंने लिया उत्कटासन, जो हाथ-पैरों की उपयोगिता, हाथ-पैरों की मजबूती के लिए होता है, जो हमारे कव्यवाह विद्युत को भी, मार्मिक बिंदुओं को भी टच करता है और उसको बहुत ही बैलेंस रखता है। ठीक वैसे ही
ये हमारे इस एरियाज के लिए भी उन्होंने प्रभावी आसन बताए। उत्कटासन के बाद हमारा आता है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में क्या होता है, पैर को हम फैला लेते हैं, हाथों को ऊपर ले जाते हैं और कमर वाले भाग से उसको नीचे ला जाते हैं। तो उदर वाले भाग संबंधी, साथ में हमारे चेस्ट संबंधी, इन सभी स्थितियों को वो बैलेंस करता है। स्कंध को भी वो बहुत ही फायदेमंद दिलाता है। और ये ऐसे आसन हैं जिसको हम मोटे मोटे जो रोग ले लेते हैं आजकल, तो जनरली आपको दिखाई भी देते हैं, मधुमेह जैसी बीमारियां और बीपी वाली प्रॉब्लम्स तो इससे नहीं दूर होती है, लेकिन जो हमारा मधुमेह है और जो नीचे वाले ऑर्गन्स में जो हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं, उन सब में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। रीढ़ की हड्डी अगर सही हो तो इसका अच्छा उपयोग किया जा सकता है। तो ये दूसरा आसन हुआ। और तीसरे की बात करें तो ये आता है हमारा पादहस्तासन। हाथों को ऊपर ले जाते हैं और फिर धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए, यहाँ पे क्या होता है कि हम जनरली जब झुकते हैं तो हम अपना पूरा फोर्स, ऐसे भी हम अपने सामान्य व्यवहारिक जीवन में जब हम उठते बैठते हैं तो हम अपने एक एक डिफरेंट एरियाज में हम प्रेशर देते हैं। हमें देना एक एक खास जगह पे देने पे वो दिक्कतें हमारी खत्म हो जाती हैं, लेकिन वो कौन सा खास एरिया है इसकी जानकारी रखनी आवश्यक आवश्यक है। तो इसको दूर कैसे किया जाए, उसमें पोस्चर को हम आगे प्रैक्टिकल रूप में हम करके दिखाएंगे। तो इसके अलावा अगर लेते हैं तो इसके बाद हमारा आता है बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन में हमने जैसे अभी कहा, पद्मासन हम लोग जनरली एक दूसरे पैर पे रख के कर लेते हैं, लेकिन बद्ध पद्मासन में हम वो रियल पद्मासन जो बताया गया उस स्थिति में करते हैं। तो इसमें जो ऐसे बैठे उसके साथ हमारी एकाग्रता हमारे ये नासिकाग्र पे रखती है, ताकि हमारा मूलाधार जो है वो प्रभावित होता है। तो गंध की स्थिति, पृथ्वी की स्थिति इसी से संतुलित और उसको उजागर, उसको उद्दीप्त करने का कार्य करती है। तो चलिए आते हैं फिर इन आसनों को प्रैक्टिकल रूप में देखने की। तो बहुत बातें कर लिए, अब चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं। तो हमारे साथ हमारी एक छोटी बहन है। हमारी छोटी बहन का नाम है सभ्या दीदी, और ये हमारी कॉलोनी की ही एक प्रतिभाशाली दीदी है। ये योगा में इनका अच्छा ही पकड़ है, तो इनसे मुलाकात हम करवा देते हैं आपकी। ये देखिए। और थोड़ा सा आगे आ जाइए दीदी, सामने आ जाइए और थोड़ा सा लेके आ जाइए, और थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ, सभी को प्रणाम करेंगे। ये इनका नाम सभ्या दीदी है। अभी आपको हमने जो कहा था पश्चिमोत्तानासन, और तो सबसे पहले हम खड़े होकर दिखाते हैं कैसे करते हैं। ऊत्कटासन के लिए क्या करते हैं ये भी दिखाते हैं। ऊत्कटासन में पैरों की स्थिति सामान्य रखते हैं। ये जो तो ये जब देखते हैं तो इसमें पैरों, कभी भी जब खड़े होते हैं, कभी भी जब हम खड़े होते हैं तो हमारा संतुलन दोनों पैरों पे स्थिर होना चाहिए। अगर हम अनजाने में अपने आप को देखें कि हम किस तरीके से खड़े होते हैं, तो किसी एक पैर पे हमारा भार ज्यादा होता है, तो उस भार को हम दोनों पैरों पे स्थिर करते हैं। साथ में अपने हृदय की गति को जरूर सामान्य रखें, इससे शांति स्थिरता बनती है। तो आसन को जब भी करें पूरे मनोयोग के साथ किया जाता है, वातावरण का स्मरण रखा जाता है और साथ में अपने पोस्चर को, अपनी सुखद स्थिति का ध्यान रखा जाता है। तो ये जब हमारा ये हाथ होता है, ये शोल्डर लेवल पे होता है। इसके अलावा झुकते हैं जब हम, तो हमारा ये कमर जहाँ से घुटने को बोलते ऐसे, इस तरीके से। इस स्थिति में गठिया वाले लोग को थोड़ी दिक्कत होगी, तो वैसी स्थिति में उन लोगों के लिए नहीं, ये वो लोग इस तरह रखे जिनको पैरों में जकड़न ज्यादा रहती है, और साथ में इसकी स्थिति भी मजबूती बनाने के लिए, खासकर स्ट्रांग बनाने के लिए हमारे जांघों को मजबूती देता है। नीचे के थाइज वाली, नीचे के एरियाज में जो हमारा काफ मसल्स है उधर बहुत स्ट्रांग बनाता है। ये हाथों को भी उतनी ही स्थिरता से मजबूती देता है। तो आप खुद ही देख रहे हैं ये कैसे सेलेक्टिव है इन आसनों में। हाथ पैरों की मजबूती कुछ देर के लिए, ब्रेथ ब्रेथ सामान्य रखेंगे। जब स्थिरता ज्यादा बढ़ानी है तो थोड़ी देर के लिए स्थिरता रखेंगे और उसके बाद हम वापस इस स्थिति में लौट आएंगे। तो ये एक आसन हुआ। उसके बाद दूसरा आसन जो हमारा प्रभावी आसन है, उसमें आता है पादहस्तासन। तो अब लेटे कैसे हैं, खड़े होने की वही स्थिति है, खड़े होने की वही स्थिति है। ये रीढ़ की हड्डी सीधी, ये हाथों को जो हम रखते हैं जनरली ये आगे की ओर झुका होता है। इसकी स्थिति हमारे कानों के साइड से बिल्कुल रहनी चाहिए। ये कान के बिल्कुल साइड से ये रहेगा। और उसके बाद जब झुकते हैं तो ये देखिए झुकने का, ऐसे देखें ये खड़ा हुआ गया है, लेकिन ये यहाँ से ना झुक के बल्कि इस
कमर वाले रीजन से। तो इस कमर वाले रीजन को दिखाने के लिए सबसे पहले करते क्या है, ये ऐसे खड़े हुए तो थोड़ा सा पहले बैक ऐसे अपने आप को झुकाते हैं, आप पीछे की ओर पहले अपने हिप्स को निकालते हैं और फिर उसके बाद आगे की ओर झुकते हैं और धीरे धीरे ये झुकने का क्रम लगाते हैं। अगर हम ऐसे झुकेंगे तो जनरली हम ऐसे झुकते हैं, यहाँ पे हमारा ये पोस्चर देते हैं, तो ये यहाँ पे एक तनाव और एक तरीके का दर्द बनता है और साथ में भार भी देगा, जो कि रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ये स्लिप डिस्क बढ़ा देता है। अगर हम जनरल लाइफ में केवल ऐसे ही झुक जाते हैं तो वो इसीलिए स्लिप डिस्क की बीमारियां होती हैं। और वो जहाँ पे दबाव पड़ना चाहिए वहां दबाव नहीं पड़ता और उस जगह पे पड़ता है जहाँ पे पड़ना, उस जगह पे नहीं पड़ता जहाँ पे पड़ना चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले हम कमर को मोड़ते हैं, एक बार फिर से दिखा देंगे कैसे मोड़ेंगे। पहले अपने हिप्स को बाहर निकाल लें और झुकेंगे आगे की ओर। झुकना है बिल्कुल एक बॉक्स की तरह नीचे की ओर, वहां से बैंड करेंगे और फिर दोनों हथेलियों को अपने पैरों के पास लेके आएंगे। कोशिश करेंगे, हर हर व्यक्ति घुटनों को स्पर्श नहीं कर पाता, तो हम अपनी सुविधा अनुसार जहां तक हम पहुंच सकते हैं उस का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं, लेकिन ये कौन नहीं करे। ये हर आसन में एक जानकारी रखनी आवश्यक है कि कौन लोग इस आसन को ना करें। तो अगर बीपी हमारी है या हार्ट डिजीज है, हर्निया है, प्रेगनेंसी है, ऐसी बीमारियां हैं जो कि सर्जिकल है, तो उन चीजों में अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारी विपत्ति का कारण बन सकता है। तो इसको दूर करने के लिए सबसे पहले उन रोगों को दूर करना, फिर इस आसन को करना, या फिर स्वस्थ अवस्था में इस आसन को बहुत ही आसानी से किया जाए। होते क्या है इस आसन को करने से, इसकी बात थोड़ी सी कर लेते हैं। इस आसन को जब हम करते हैं, ये दो आसन दो आसन जो हमने लिए, इसमें होता क्या है, हमारे यहाँ नॉर्मल आसन है, ओवरवेट जिनका होता है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। ओवरवेट के साथ साथ अगर हमारे बवासीर जैसी स्थिति है तो उसमें भी, कब्जियत में भी ये बहुत राहत आता है। तो अगर अच्छी मात्रा में जल का सेवन किया जाए और इस आसन को किया जाए तो भी आपको कब्जियत में इसकी रिलैक्सेशन, इससे आपको बेनिफिट महसूस होगा और आप इसको जनरली अपने लाइफ में भी आप प्रयोग करके देख सकते हैं। और इसके अलावा दो और प्रभावी ये हाथ पैरों के लिए और दो आसन है जिसको हम बताना चाहेंगे। हमको लगा दूर से आपको सुनाई दे रहा होगा या नहीं। तो ये दूसरा आसन इसके अलावा देख लीजिए। एक हमने कहा बद्ध पद्मासन, या बद्ध पद्मासन में पहले पैरों को फैला लेते हैं, दोनों पैर सामने फैला लेंगे, दोनों दीदी पैर दूर से भी आपकी आवाज अच्छी आती है, आप दूर से भी बोल सकते हैं। सीधा नहीं होंगे। ये जो पैर सामने घुटने वाले होते हैं, पॉइंट्स होता है। मैं नीचे का जो घुटना है, जमीन से सटा है, घुटने का निचला भाग, दोनों पैर इस और अब क्या करेंगे, दोनों हाथ बिल्कुल कमर को सांसों को लेते हुए हाथों के ऊपर धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे, बिल्कुल सीधा ले जाएंगे, फिर कमर से ही बैंड करेंगे, अपनी बॉडी को कमर से धीरे धीरे सांस लेते हुए बैंड करते हैं और घुटने में अपने सिर को टिकाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये भी जब तक सांस आ रहा है तब तक आप भी सो सकते हैं, जब तक बीमार रहेंगे तब तक अपना सामान्य स्वास्थ्य में भी नहीं होगा तो आगे की तरफ जनरल लाइफ में भी नहीं हो पाती है। तो इन सब चीज़ों की बहुत ही आवश्यक है कि हम ऐसे-ऐसे आसनों का इस्तेमाल करें जिससे कि हम तो पश्चिमोत्तान, ये जो पश्चिमोत्तान आसन है इसमें ये सीढ़ी रखते हैं। सीढ़ी रख के परंपरा चलाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आगे के लिए भी अपने जनरल लाइफ में हमारे एनर्जी जो विषय है हमारे जाती है उसको हम लगातार ध्यान रखते हैं। जी, तो ये हमारा पश्चिमोत्तानासन, फिर से एक बार देख लेते हैं, हाथों को ऊपर उठाते हैं सांस लेते हुए और सांस को छोड़ते हुए कमर की स्थिति से हम झुकते हैं आगे की ओर। कितना दूर है, जरूरी नहीं कि हर कोई तक वहां पहुंचे, लेकिन जितना पहुंचे। तो ये हमारे एब्डोमिनल एरियाज के जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करता है। साथ में हमारे जो पीछे है, हमारे पैर के निचले हिस्से में जो हमारा जो नसें खुलती नहीं है उसको भी ये खोलने में बहुत ही कारगर है। पैर दर्द होता है, बहुत लेते हैं, तो उसमें भी ये अगर आप थोड़ी देर के लिए कर लें तो थोड़ा रिलैक्स मिलता है।
तो चलिए अगले क्रम में आते हैं, बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन के लिए क्या करेंगे? अपने बाएँ पैर पे दाहिने अ, अपने बाएँ जांघ पे दाहिने पैर को रखें और पैर को दाहिने जांघ पे बाएँ पैर को रखते हैं। तो इस प्रकार से देखें सामने बैठे हुए और ऐसा रखें कि कोशिश करें कि दोनों घुटने हमारे ज़मीन पे सटें। अब अपने हाथों को पीछे से एक-दूसरे पैरों को पकड़ के ये बहुत ही कोशिश की जा सकती है एक पैर के अंगूठे को पकड़ने की दूसरे हाथ से और दूसरे हाथ को कोशिश किया जा सकता है वहाँ तक पहुँचाने की। इसमें देखिए हमारे चेस्ट ऑर्गन में जिनका विकास नहीं होता है छाती वाले एरिया में हमारे चेस्ट रीजन में तो उसके डेवलपमेंट में भी ये बहुत अच्छा कार्य करता है। ये देखेंगे हाथ पैरों की जितनी इसमें एक अच्छी सी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। अपने रीढ़ के लिए भी उतना ही कारगर है ये। हमारे पैरों के लिए भी उतनी ही ये जकड़न दूर करने वाली है। इससे अनंत लाभ मिलता है। अनंत लाभ इसलिए कहा गया क्योंकि ये कुंडलिनी से रिलेटेड है और ये हमारे उच्च स्तरीय एकाग्रता को लाने में। अब आँखों की बात करें तो इन आँखों को हम अर्धनिमिलित अपने शिव के त्रिनेत्र की जो स्थिति कही है या भ्रूमध्य कह लें, भ्रूमध्य में हम अपनी आँखों को स्थिर रखते हैं। तो दोनों आँखों को हम अर्धनिमिलित कोशिश करते हैं कि भ्रूमध्य में देखें। तो ये अवेकनिंग है हमारे ऊपरी भाग के आज्ञा चक्र के जागरण में भी। तो कुंडलिनी का एक अच्छा इसमें ध्यान बैठ जाता है और इसका लाभ हम अपनी सामान्य लाइफ में ले लेते हैं। तो ये 4 हमारे प्रभावी आसन, ये हमारे 4 उपयोगी आसन हुए जो हाथ पैरों के लिए हैं। अब आते हैं विशेष कौन-कौन से आसन हैं जो कि हमारे आगे गायत्री के उच्च स्तरीय साधनाओं में हमारे पंचकोश में वो कारगर होते थे। तो इसके नियमित अभ्यास से वाक़ई में हमें इतना लाभ मिलता है कि हम अपनी शारीरिक उन सभी बीमारियों को दूर कर लेते हैं, ना सिर्फ शारीरिक, मानसिक बीमारियों को दूर। पहला हम लेते हैं धनुरासन। धनुरासन के लिए हम लेट जाते हैं। तो लेटने के लिए हम ऐसे घुटने को मोड़कर पेट के बल ऐसे सामने हो जाते हैं। शवासन में लेट लेते हैं। इस प्रकार से रिलैक्स हो जाएँ। कोई भी आसन करें तो बहुत ही रिलैक्स माइंड से करें और अब तैयार हो जाते हैं अपने धनुरासन के लिए। धनुष को जैसा देखा वैसा ही उन्होंने प्रैक्टिकल किया हमारे ऋषियों ने। तो पीछे से क्या किया दोनों पैरों के दोनों एड़ियों वाले भाग को हमने पकड़ लिया अपने दोनों हाथों से। किस प्रकार पकड़ेंगे सामने देखिए। अब अपने सिर की ठुड्डी को रखेंगे ज़मीन पे ताकि हम उठने में सहायता हमें प्राप्त हो सके। तो श्वास को भरेंगे और दोनों को खिंचाव देते हुए ऊपर की ओर उठाएँगे। ये श्वास को भरें और ऊपर की ओर जितना दबाव देकर खींच सकते हैं, पैरों को अपनी ओर खींचना है और छाती को पैरों की तरफ खींचना है। तो ये धनुष की आकृति बनती है। तो ये हमारे बहुत ही ये भी फ़ायदेमंद है हमारे पीछे के ऑर्गन्स के साथ-साथ चेस्ट वाले एरिया के अलावा जहाँ पे भी जकड़न है उसको तो दूर करता है। इसको कौन लोग नहीं करें। तो ये फिर वही बात आती है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स ना करें, सेंसिटिव वाले लोग ना करें। बीपी वाले में भी बहुत प्रिकॉशन लेके किया जाता है। सामान्य देख के किसी योगाचार्य के उसमें देखा जाता है और साथ में हार्ट डिजीज़ वाले भी इसको नहीं कर पाएँ तो बेहतर है, नहीं करे तो बेहतर है। तो ये हमारा एक बार अब साइड से देख लेते हैं इसको कैसे करें। तो एक बार इधर की ओर मुँह कर लें और इसको एक बार फिर से करके दिखाते हैं ताकि स्पष्ट हो जाए इसकी धारणा। तो ये आराम से दोनों पैरों को हम एड़ी वाले भाग को पकड़ लेते हैं और सिर को ऊपर उठाएँगे, सांसों के साथ। दोनों भागों को एक-दूसरे की ओर खींचेंगे, तनाव देंगे। जितनी देर तक कोशिश करें रुकने की, रिटेंशन करें और फिर सामान्य स्थिति से लौट आएँगे। साँस को छोड़ते हुए वापस बैक हो जाएँगे। तो इस कंडीशंस को हम अप्लाई करते हैं अपने शरीर पे इस स्थिति को हम अगर लाते हैं तो ये ना सिर्फ हमारे एब्डोमिनल एरियाज़ को ठीक करता है, हमारे बैक एरियाज़ को भी ये उतना ही पुशअप करते हैं, हाथ-पैरों की एक अच्छी-सी मालिश भी करती है। ये उदर उदर के पार्ट्स में भी जो हमारा होता है रिलैक्स के लिए एक तरफ मोड़ के आप रख सकते हैं। एक तरफ कहीं एक तरफ अगर भी रखेंगे, ऐसे ऐसे भी रख सकते हैं, ताकि स्थिरता हो जाए। तो बिल्कुल रिलैक्स होके कोई भी आसन करें, कहीं पे भी तनाव ना हो। चलिए नेक्स्ट आसन्स के लिए आते हैं। इसके बाद हम बात जस्ट अपोजिट एक अगर हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो कोशिश करें एक हम बैकवर्ड बेंडिंग करें। तो इस प्रकार से अगर हमने अभी बैकवर्ड बेंडिंग की थी, तो अब फॉरवर्ड बेंडिंग वाला एक आसन लेते हैं, जिसका नाम है सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए हम पीठ के बल लेट जाते हैं। पीठ के बल लेटकर देख लें कि किसी भी प्रकार का कोई तनाव ना हो।
सिलवटों का भी स्मरण रखें, बिल्कुल रिलैक्स माइंड में। अब क्या करेंगे, दोनों हथेलियों को कमर के पास सटा लेंगे और अपने श्वास को भर लें, ताकि पैरों को उठाने में आसानी हो और एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़े। तो सांस को भर लें पहले, फिर दोनों पैरों को उठाएँगे हम और पीछे की ओर लेकर आएँगे। सिर के पीछे लेकर जाएँ, हथेलियों से मदद लेंगे ताकि वो हमारी इस स्थिति को कारगर करने में, स्थिरता प्रदान करने में सहायक हो। तो अब हम धीरे-धीरे पैरों को सीधा करने का प्रयास करेंगे और इसका नाम देखिए कितना ही शानदार है, सर्वांगासन। इस सभी अंगों के लिए एक अलग सी मालिश कर देता है और साथ में इसकी पूरी-पूरी बेनिफिट हमारे बॉडी में देता है। यहाँ जब हम देखते हैं ग्रीवा हमारी जो हमारी ये है, ठुड्डी है, वो हमारे छाती से लगती है। तो यहाँ का जो हमारा चयापचय को जो अनबैलेंस कर देता है, जिससे थकावट होती है, उस चीज़ को वो ये दूर करने में बहुत ही कारगर भूमिका निभाता है। साथ में देखिए हमारा स्वतः ही एक रेज़ जाता है ब्रेन की ओर, जो हमारी कुंडलिनी आवेगनी में सहायक होती है। वो एनर्जी धीरे-धीरे अपने आप ब्रेन की ओर जाती है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, दोनों पैरों को फैलाकर मूवमेंट दे सकते हैं, पैरों को घुमा सकते हैं, साइक्लिंग कर सकते हैं। तो इससे हम इसका एन्जॉयमेंट भी ले लेंगे और साथ में बेनिफिट भी उठाएँगे हाथ-पैरों की मजबूती का और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का। तो शारीरिक आत्मिक विकास के साथ-साथ हम शारीरिक विकास भी संपन्न कर सकते हैं। वापस लौटेंगे, हलासन में आ जाते हैं। ये हलासन भी बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस तरीके से ये चाहिए कि उनके पूरे शरीर की एक मालिश है आंतरिक अंगों की। वापस आएँगे, दोनों हाथों को पीछे लगा लें और धीरे-धीरे लौट के आएँगे। ये बहुत ही प्रिकॉशन के साथ किया जाता है। उन लोगों को बिल्कुल ही मनाही है जिनकी हाई बीपी है और हृदय और फेफड़े संबंधी जो बीमारियाँ होती हैं या फिर हर्निया जैसी बीमारियाँ होती हैं, उसमें बड़ी इसको ना करें तो बेहतर है, नहीं तो प्रिकॉशन के साथ किसी अच्छे मार्गदर्शन के साथ कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्रम में आते हैं, जस्ट अपोज़िट वे में आएँगे और फिर से हम एक जिसका नाम है सर्पासन या भुजंगासन। तो भुजंगासन लेते हैं। गुरुजी ने अपनी पुस्तिका में इसे सर्पासन कहा है और जब हम एटीएमबी की पुस्तकें देखते हैं तो उसमें इसको भुजंगासन कहते हैं। तो भुजंगासन के लिए करते क्या है, दोनों हथेलियों को हम कंधों के सामने लेके आते हैं और फिर उसके बाद और थोड़ा-सा आगे करेंगे तो कभी और दोनों पैरों को बिल्कुल ढीला करके और उनके अंदर तक को आउट तक कर देंगे और फिर उसके बाद अब उठाएँगे अपने सिर को। तो साँसों को भरते हुए धीरे-धीरे अपनी बॉडी को कमर तक के भाग को उठाएँगे और कमर के निचले हिस्से को ज़मीन पे सटाए रहने देंगे। इसके लिए हम चाहें तो अपने टखनों को हल्का सा बेंड कर सकते हैं। पीछे की ओर जितना और करेंगे उतना ही फ़ायदेमंद है ये और फिर उसे चाहें तो त्रिभुजंगासन भी इसके साथ जोड़ सकते हैं। बाएँ से दाएँ पैर को, दाएँ से बाएँ पैर को देखने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारी ट्विस्टिंग भी हो जाती है। ये समझिए कि नीचे के अंगों में जो हमारे आँतों में जो दिक्कत होती है, उनकी ये अच्छी संतुलित करता है और बीमारियों को दूर करता है। बाहों से भी ये कारगर है और कब्ज़ियत में भी ये बहुत ही शानदार काम करता है। इसका रिज़ल्ट हमने बहुत लोगों पे ट्राई किया है और इसका फ़ायदा भी मिला है। वापस साँस को छोड़ते हुए आएँगे और ये ठुड्डी को आप आराम से रख सकते हैं, चाहे-चाहे हथेलियों को फिर से एक बार करके दिखा देंगे, उठेंगे और फिर एक प्रक्रिया कितनी गति होती है इसको देख लेंगे। साँस लिया, ऊपर गए, दोनों साइड से किया जल्दी से और ये एक गति होती है। बहुत धीरे-धीरे करने पर रिज़ल्ट इसका अलग आता है। तो एक स्पीड जो इसका फ़ॉलो करना होता है, उसको हम ज़रूर साथ लें। वापस हथेली को सामान्य कर लें, सामान्य स्थिति और अगले क्रम में आते हैं जिसका नाम है मयूरासन। तो मयूरासन के लिए हम उठने के लिए अपनी हथेलियों को वैसे ही लगा लें और भुजंगासन से होते हुए मकरासन, मार्जरी आसन की तरह हम स्थित होंगे और फिर वापस देखिए ये मयूरासन थोड़ा सा आसन में आता है। ये इंटर ये माध्यमिक आसन इसमें आते हैं, तो इसको सामान्य जिनको आसन करने की हैबिट है वो तो कर लेंगे, लेकिन जो अभी प्रारंभिक स्थिति में है उनके लिए थोड़ा दिक्कत होती है। तो देखेंगे कैसे करेंगे, पहले अपने हथेलियों को एक दूसरे से अलग करके चौड़ा कर लें और मयूर को जैसे दिखता है वैसे ही आकृति में अपने शरीर को बनाते हैं। अपने नाभि के पास दोनों उंगलियों को लगाते हैं और बॉडी को लीवर की तरह बैलेंस करते हुए आगे की ओर थोड़ा दिशा देकर उठते हैं। सिर को कोशिश करते हैं सामने उठाने की, तो ये मयूरासन का आसन है। तो इससे देखा ही होगा हमने कि हमें जानकारी ज़रूर रखी होगी कि वो कितने उनकी जठर मजबूत होती है, जिससे कि वो साँपों को भी पचा डालते हैं।
तो इस क्रिया से देखेंगे कि हमारे ब्रेन की तरफ से भी बहुत अच्छा रक्त का संचार हुआ और पीछे की ओर जो पैर उठा उसे पूर्णतः हमारा फ्लो, ऐसे तो हम खड़े रहते तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन ऊपर भी जाता है। दूसरी क्रम में आएँगे, इस क्रम में हम चाहें तो मेंस्ट्रुएशन की जो दिक्कत होती है कमर की उसका भी अच्छा लाभ ले सकते हैं। महिलाओं को अक्सर मासिक के दौरान ये दिक्कतें आती हैं तो उसके लिए करेंगे मार्जरी आसन करेंगे। मार्जरी आसन में हम कमर को अंदर की ओर वापस नीचे की ओर उसको ढीला करते हैं। ये पेट के रीजन्स को थोड़ा मसाज करते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद है। अक्सर हमने देखा होगा कि बिल्ली एक छत से दूसरी छत पर कूद जाती है। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इसी स्तर की होती है कि वो हड्डियाँ ना टूटें। तो ये हम करें अगर ऐसा ही हम लोग तैयार करें तो हमारी ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही अच्छी स्तर पे हो जाएगी। चलिए अगले क्रम में आते हैं। तो ये 4 प्रभावी और 4 महाप्रभावी आसन हुए। ये डेली अगर हम करते हैं, ये डेली अगर हम करते हैं तो समझिए कि हमारे हाथ पैरों के जितने भी ऑर्गन्स हैं साथ में एंडोक्राइन सिस्टम की बात आई तो हमें याद आया कि अगर हम बहुत दिनों तक अ, सूर्य नमस्कार और प्रज्ञा योग आसन करते हैं तो ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को इतना बैलेंस रखता है कि हम महिलाओं की बात करें तो ऐसा उनमें जो कमर दर्द की शिकायत रहती है या फिर जनरली छोटे-छोटे रोग उत्पन्न होते रहते हैं या फिर मेंस्ट्रुएशन की जो गड़बड़ियाँ होती हैं उसमें भी ये बहुत ही कारगर रूप निभाता है। इसका डेली प्रैक्टिस कितना करें, कैसे करें इसकी बात थोड़ी कर लेते हैं। तो डेली अगर करना है इसको कैसे करें इसकी भी हम थोड़ी-सी जानकारी ले लेते हैं। तो उससे पहले इसको जब हम करते हैं सूर्य नमस्कार आसन को तो उसको एक पैकेज की तरह इस्तेमाल करते हैं। लगातार हमने 5 राउंड शुरू में अगर करते हैं तो 3 राउंड करते हैं और 3 राउंड की एक स्पीड लेते हैं। स्पीड क्या होती है इसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सूर्य नमस्कार आसन को एक बार देख लेंगे। 3 बार अगर हम इसे कर लेते हैं और 3 बार हम अपने प्रज्ञा योग को कर लेते हैं, दोनों को देख लेंगे। प्रज्ञा योग जनरली आपको अन्य किसी पुस्तकों में गुरुजी के पुस्तकों को छोड़कर आप देखें तो नहीं मिलेगी। और सूर्य नमस्कार आपको जनरली सभी पुस्तकों में अक्सर देखने को मिलती है। तो देख लेंगे पहले सूर्य नमस्कार आसन कैसे करते हैं, फिर हम प्रज्ञा योग की बात करते हैं। समय को भी देखते हैं, समय हमारा 15 मिनट का है। तो चलेंगे सूर्य नमस्कार आसन को एक बार देख लें। अपने मैट के आगे खड़े हो जाते हैं और फिर उसके बाद अ, अपने बॉडी वेट को दोनों पैरों पर बैलेंस कर लेते हैं। हथेलियाँ दोनों सामने स्थिर रहेंगी और अब हम अपने हृदय की गति को भी सामान्य कर लें। धीरे-धीरे साँस लेते हुए ऊपर की ओर हाथ ले जाएँगे, प्रणाम की अवस्था में लेकर आएँ। ऊपर ले जाते हुए कंधों को सटाते हुए वापस प्रणाम की स्थिति में आएँगे। ये पहला है, नमस्कार आसन कहते हैं कि या अब दूसरी ये स्थिति में क्या करते हैं, दोनों हथेलियों को धक्का देते हुए ऊपर की ओर ले जाते हैं। फिर कमर के भाग को मोड़ते हुए ये आसन। चौथी अवस्था में हम पैर को पीछे ले जाते हैं, हस्त संचालन की स्थिति में आते हैं। दूसरे पैर को पीछे ले जाते हैं और दंडासन की स्थिति में आते हैं। डंडे की तरह होंगे दंडासन क्या होता है कमर एक तरफ को कहते हैं दंडासन में ऐसे हो जाएंगे। सामने से ये सामने रहेगा, ये कमर नीचे कमर को और नीचे करें डंडे की तरफ। और ये दिख नहीं रहा होगा, तो ये देख लीजिए यहाँ पे। ये डंडे की तरह ये दंडासन हो गया। तो इस आसन को दंडासन कहते हैं और फिर इस आसन में रुकने पे हमारी सर्दी तो बहुत अच्छी बनती है, साथ में हमारे हाथ पैरों की मजबूती भी रहती है। अगले क्रम में आएँगे इसमें बहुत देर तक रुकना भी टफ होता है। इसके बाद आते हैं हम अष्टांग नमस्कार आसन में। तो दोनों घुटने को मोड़ लेते हैं और छाती को रख लेते हैं दोनों हाथों के बीच में। तो ये हमारा हुआ 8 अंगों से नमस्कार करने का। अगले क्रम में अपने उठे हुए भाग को आगे की ओर धक्का देकर भुजंगासन में आते हैं और फिर इसमें वापस लौटते हैं तथा इसके बाद लौटते हैं हम पर्वतासन में। तो इसमें कोशिश करते हैं अपने घुटनों से कुछ हटाने की। क्योंकि जाता है तलवा हमारे नीचे जमीन पे रहती है और ये बहुत ही कारगर है। ये वाक़ई में हमारे बॉडी को सुदृढ़ बनाता है। अगले क्रम में आइए तत्व संचालन की स्थिति में अपने पुनः उस पैर को ले जाना जो पीछे ले गए थे। ये भी एक ध्यान देने वाली स्थिति है कि इस राउंड में दोनों राउंड का फायदा लेना।
तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो ध्यान होता है हमारा आज्ञा चक्र पे होता है, पीछे की ओर देखते हैं, आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते हैं और इस स्थिति का लाभ लेते हैं। दूसरे क्रम में फिर से आते हैं, दूसरे पैर को भी लेकर आएंगे और यूं घुटने में खुद को चढ़ाते हैं और फिर सांस को भरते हुए ऊपर की ओर जाते हैं, प्रणाम की अवस्था में रहते हैं। तो ये टोटल हमारा एक सूर्य नमस्कार आसन राम का आता है। इधर देखेंगे पीछे गिनती के अनुसार कर रहे हैं, 1 2 3 पैर पीछे लेंगे, 4 दूसरा पैर पीछे लेंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमारी काउंटिंग 12 तक जाती है और ये एक तीव्रता के साथ करते हैं। गुरुजी ने एक आसन लिया है तो बहुत ही बॉडी में तो कोई रोग नहीं है कुछ तो। तो अगले क्रम में आते हैं पदयुक्त की थोड़ी विशेष जानकारी देते हैं। आज के युग के अनुसार इसको बनाया गया है, जो कि हमारे बॉडी को बुद्धिजीवी बनाता है। इतना अ, दिमाग को होता है, कम देता है, जितना कि हमारे पूरे बॉडी को देता है। और चलिए थोड़ा मैथ के पीछे और हो लेते हैं। आप बोलिएगा क्या सूर्य नमस्कार में ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है उसमें इन लोग ने काम लिया है, एक की चर्चा कर दी। तो आप करेंगे आपको ले जाएंगे, सांस को भरते हुए उंगलियों को उठा लेंगे। तो ये हमारा इस प्रकार से उठा के गिरे लेंगे। इसके लिए दोनों हाथों अगले करने की अगर इस बढ़ते तो क्या अपने पैरों को बढ़ करके दिखाएं। 100 पैरों की उंगलियों को एक बार से देखते हैं। ये भी एक अवस्था है। अगर हमारे पास मोटापा ज्यादा है तो आप थोड़ी सी अगर फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो इसको ऐसे रख लीजिए और फिर उसके बाद आप इनको ऐसे पकड़ सकते हैं। इसमें कमर का भाग जनरली हम क्या करते हैं, इसको बैठा लेते हैं। बैठाना नहीं है, इसको आगे की ओर पुश करना है। ये पुश करते हैं तो यहाँ का जो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी वो तो बढ़ते ही, साथ में बैक एरिया की जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको भी दूर करते हैं। और दूसरी अवस्था अगर इतना भी नहीं कर पाते हैं तो यहाँ इसके हाथ को रखते हैं और अपने पैर को भी आप बैलेंस करते हुए बैक साइड में जाते हैं तो हमारे मोटापे को भी ये कम करने में सहायक होता है। तो अगले क्रम में आते हैं। क्लास आप दीदी वहीं से ले, जहाँ से आप बोल रही थी अभी, वहां से बहुत साफ आवाज आपकी आ रही है। जैसे आप यहाँ आती हैं तो फिर पूरा डिस्टर्ब हो जा रहा है। जी हमको खड़ा होके आप ले रही हैं, आप दिखाई भी पड़ रही वहीं पर और आवाज भी क्लियर है। ऑडियो और वीडियो दोनों कनेक्टेड वहां पर हो रहा है। जी हमको तो यहाँ पर आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आएगी। वहां पे बैठे हैं। हाँ वहीं पर जहाँ आप अभी थी बच्ची के पास में, वहां से आवाज आपकी साफ आ रही है और आप दिखाई भी पड़ रही है। क्या बात है। तो ये कमर का जो यहाँ मूवमेंट होता है, इसमें जनरली हम मोष्टासन ऐसे कर लेते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं और सब करते हैं तो इसमें फायदेमंद नहीं होता। इसको स्ट्रेट पहले खड़े कर लेंगे और बिल्कुल ये समानांतर रखेंगे। अब यहाँ कमर के पास पकड़ लें और पीछे की ओर झुकें। जिनके पास हैवी मोटापा है या फिर किसी कारण से झुकने में दिक्कत है या आगे झुकने में पीछे होने में दिक्कत है तो ये बहुत है। ये हमारे स्लिप डिस्क में भी बहुत कारगर तब माना जाता है जब हम उसके हाई लेवल पे आते हैं, मतलब जटिल अवस्था में ना हो। अगले क्रम में आते हैं, ये ऐसे मुड़ जाएंगे, वापस बैठ जाते हैं और योग मुद्रा करते हैं। योग मुद्रा के लिए आराम से वज्रासन में बैठते हैं और हथेलियों को पीछे इंटरलॉक कर लेते हैं, फंसा लेते हैं एक दूसरे से और फिर इसे उलट सकते हैं या फिर ऐसे मुट्ठी पकड़ के ऊपर हो सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी का यहीं तक जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे किसी भी दूर तक जाए। यहाँ देखिए हमारे इस वाले ज्वाइंट्स पे पूरा प्रेशर देता है। इस वाले रीजन में जितना भी हमारे ऑर्गन है सबको महसूस बेहतर ढंग से करता है।
अब दूसरा है कि ये देखिए हमारा जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो भी हमारे इस एरिया में ज्यादातर हो सकता है। ये बहुत ही फायदेमंद है सबके लिए। बीपी वाले ना करें, बीपी वाले और साथ में हार्ट डिजीज धरनी है। ये जनरली ये दो चार चीजें हैं जो हर कोई जो इस डिजीज को रखे हुए है वो उसको प्रिकॉशन को जरूर संभाले। तो बीपी वाले जरूर ध्यान रखें। ये कभी कभी मिर्गी मिर्गी तो नहीं कहते हैं, फिट आ जाती है, गिर जाते हैं वो, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगले क्रम में आते हैं, जैसे हाथों को यहाँ तक ले गए थे, ठीक वैसे ही उठते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर की ओर सीधे स्ट्रेट लेके जाएंगे और अब कमर से मुड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे, श्वासों को छोड़ते जाएंगे। जैसे ही बैंडिंग हो वैसे ही श्वासों को बाहर की ओर निकाल देते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हाथों को रिलैक्स करेंगे। यहाँ पे हम चाहे तो थोड़ी देर तक स्थिरता के लिए दोनों हाथों को ढीला छोड़ लेते हैं और स्थिर हो जाते हैं। आप चाहे तो थोड़ी देर के लिए विश्राम के लिए भी, ऐसा अगर मानसिक तनाव हो तो आप इसका जरूर सेवन करें। देखेंगे कि आपको विदिन 3 और 5 मिनट्स में आपको एक अलग सा रिलैक्सेशन देगा, ब्रेन कूल हो जाता है और ये बहुत ही फायदेमंद है। हमारे वही रीजन्स को फिर से ये स्टिमुलेट करता है और बैलेंस करता है। और इसके अलावा देखिए आप कहिएगा कि एक ही चीज बार बार हो रही है तो ऐसे कैसे, हर का एक खास पॉइंट पे एक खास वजह से इसका अलग इफेक्ट डालता है। अभी हमने कहा था सतंग आसन में ये एड्रेनल ग्रंथि को प्रभावित करता है। तो ये जब ऐसे मौके आ जाते हैं जहाँ पे भागने या फिर लड़ने की स्थिति होती है तो उसमें ये बहुत ही अच्छी समझदारी देता है और हमारे बॉडी को साथ में बैलेंस करता है, एड्रेनल ग्रंथि को भी प्रभावित करता है। चलिए बातें लिखी जाएंगी, इसको और देखते हैं। इस तरीके से लेते हुए आते हैं, ये चेस्ट को पूरा ओपन करके पीछे की ओर झुकते हैं, कमर के भाग को नीचे स्थिर रखते हैं और ये केहुनिया चाहे तो मदद के लिए थोड़ी सी फोल्ड कर लेते हैं, नहीं तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो सीधी भी रखी जा सकती है। ये वाले पूरे रीजन में पैरों को हम हल्का सा एक दूसरे से अलग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर स्थिर रखें एक दूसरे से सटाए तो यहाँ कमर वाले भाग में ज्यादा एक अच्छा प्रेशर मिलता है। अगले क्रम में लौटते हुए आएंगे, इसको मोड़ लेंगे और फिर से शशांक आसन में अब वापस आएंगे। शशांक आसन में फिर से वही बेनिफिट लेंगे। अगले क्रम में आते हैं अर्ध ताड़ासन। ताड़ासन की वही स्थिति होती है, बस ये रीजन तक इसको बैठा के रखा जाता है। अगले क्रम में आते हैं उत्कट आसन। उत्कट आसन में हम पैरों के इस तरीके से चौकों पर बैठ जाते हैं और ऊपर बैठने के बाद अगर किसी की चंचलता इतनी अधिक है कि उसे बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो इस आसन करने को शुरू करें। बच्चों के लिए तो एक खासकर प्रिस्क्राइब है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी एकाग्रता इतनी इम्प्रूव होती है कि हम धीरे धीरे किसी भी चीज में समय दे पाने की सारे क्या करते हैं, उसे टेबल पे लेके आते हैं, श्वासों को भरते हुए फिर श्वासों को भरते हुए कोशिश करेंगे घुटने में सटा रहेंगे। कुछ भी हो, सटे चाहे ना सटे, लेकिन हमारे ये घुटना होता है वो सीधा ही है। ये नहीं सट रहा है, इतना ही हो रहा है, इतना ही रखेंगे, इतना हो रहा है, इतना ही रखेंगे, लेकिन घुटने को ऐसे मोड़ के सटाना नहीं है। तो इसको स्थिर रखें, यहाँ से मुड़ेंगे ताकि ये कमर तक की प्रॉब्लम्स को ये सेटल कर सके। अगले क्रम में आते हैं, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, मुट्ठी बंद करेंगे और ईश्वरीय चेतना की जितनी भी दिव्य प्राण है उसको अपने अंदर धारण करेंगे। तो ओम की ध्वनि के साथ इसको लेंगे कैसे, जैसे कि कोई रस्सी, कोई बल अंदर की ओर भर रहा हो। अंदर भरेंगे, ठूसने का कार्य करेंगे अपने अंदर होते हुए ऊर्जा को और बाहर निकालेंगे अपने अंदर के मन को। तो सांस को पूर्णतः निकालते हुए ओम, दो तरीके से हम चाहे कैसे भी कह सकते हैं ओम, लेकिन अगर बेनिफिट लेनी है तो हम लोग उन भावनाओं के साथ इसको ऐड करना होगा जिससे कि इसका मैक्सिमम लाभ लिया जाए। पानी भरे पूरी रस्सी की तरह से खींचा, इस मसल्स भी इंप्रूव होते हैं, बॉडी पोस्चर्स भी ठीक होता है। तो अगले क्रम में आते हैं, फिर से इसको देख लेते हैं काउंटिंग के साथ। एक, श्वास को लिया, ऊपर की ओर ले जाएंगे, 2, श्वास छोड़े और नीचे की ओर आगे, 3, वज्रासन में सामान्य स्थिति से बैठेंगे, 4, श्वास को भरते हुए इस क्रम को करेंगे, 5, योग मुद्रा, श्वास को छोड़ते हुए इसको करेंगे, 6, अर्ध ताड़ासन, 7, शशांक आसन, 8, श्वास को इसमें छोड़ते हुए आएंगे, लेते हुए इधर आएंगे, ये हमारा भुजंगासन है। आप ये भुजंगासन करेंगे, बाएं तरफ मुड़ेंगे पहले और फिर दाहिनी ओर मुड़ेंगे, तो 9 और फिर ये वापस आ गए 10 और ये 11
फिर वापस सांस को लेते हुए ऊपर आएंगे, सांस को पुनः छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में, सांस को सामान्य स्थिति में उत्कटासन करेंगे। वापस सांस को छोड़ते हुए पादहस्तासन में आएंगे, हाथों को उठाते हुए ताड़ासन की स्थिति में आएंगे और ओम की ध्वनि के साथ दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर धारण करेंगे। ओम। इसकी गति हमारी इतनी स्पीड से होगी कि वो कितनी स्पीड होनी चाहिए ये भी थोड़ी सी देख लेते हैं। काउंटिंग हमारी ऐसी होती है 1 2 3 4 5, इसमें थोड़ा वक्त लगता है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये 16 की काउंटिंग है। ये बॉडी को गत्यात्मक रक्त को सुव्यवस्थित संचालित करने के लिए ये स्पीड होती है। लेकिन आध्यात्मिक लाभ में ज्यादा अपने आप को अगर इसके हर आसन का लाभ लेना चाहते हैं तो एक के लिए कम से कम हम 3-10 की काउंटिंग तक वेट करते हैं। जैसे कि बहुत स्लो वे से चलते हैं, इतना भी स्लो नहीं कि नींद आ जाए, इतना कि हम उसका लाभ ले सकें। तो कि 10 की काउंटिंग तक या 3 गायत्री मंत्र ले लिया या 1 गायत्री मंत्र को उच्चारण करके। तो ये हमारा प्रज्ञा योग हुआ और समय को देखते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही आसनों का सभ्या विधि के साथ ही हम प्रारंभ कर लेते हैं। तो इस कार्यक्रम में जितनी जानकारी दी गई वो हमारे पंचकोश के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आप सभी का धन्यवाद जो आपने एकाग्रता पूर्वक इन बातों को ध्यान से सुना। और ये वाकई में हमारे आज के जनरेशन को भी ये चाहिए कि हम इन आसनों का उपयोग कर अपने आंतरिक सभी लाभों को ले। फिजिकल बाहरी लाभ तो हमें मिलते ही है, साथ में आंतरिक भी लाभ बहुत ही उच्च स्तर को ले जाने वाले हैं। जितने भी आसन हमने किए ये सारे पंचकोश को जागरण में बहुत ही सहायक है। तो हम सभ्या दीदी का बहुत ही आभार देते हैं और हम इनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारा साथ दिया। आप सभी को हमारा प्रणाम। आज की कक्षा संपन्न करते हैं। धन्यवाद। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी कोई प्रश्न हो तो इसमें हमारे दीदी हैं, बाबूजी हैं, पूछा जा सकता है। जी आशा देवी दीदी का हैंड रेज है, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ, प्रणाम पिताजी, प्रणाम दीदी, सभी साधकों को प्रणाम। पिताजी, ये हम पूछ रहे थे कि जो 4 उपयोगी और 4 महाप्रभावी आसन है, तो वो प्रेग्नेंट जो मतलब गर्भवती महिला है वो कितने समय के बाद से वो कर सकती हैं और कब तक करेंगे और कैसे करेंगे, वो कृपया बता दीजिए। देखिए, उसमें ये जो गर्भवती के केस में या मेंसेस के केस में, इसमें सिर्फ प्रज्ञा योग कर सकते हैं। उसमें भी जो फॉरवर्ड बेंडिंग, देखिए कि डॉक्टर ये बिंदु शर्मा दी हैं यूएसए का, गर्भवती महिलाओं के लिए उन्हें पोस्चर बताया। उस वीडियो को क्लास में डाल दिया जाएगा, तो उसके आधार पर हम लोग कर लेंगे। हम गए थे वहां पर, तो इस पोस्चरों को ये लिए थे, तो सामने ही थे। तो इस तरीके से वो बहुत ही बढ़िया है कि गर्भावस्था में कैसे करें, कौन कौन से पोस्चर में। अब जैसे मान लें कि शशांक आसन में झुकना था, तो घुटने पेट में न सटे, तो पैरों को थोड़ा सा फैला लिया, अब ताकि वो जमीन पर पेटों को स्पर्श करने से बचाए रखे। तो कब कब पेट पर दबाव पड़ रहा है या उष्ट्रासन के क्रम में, तो जो हल्का वाला भी बताया गया, तो उसको आप एक बार देख लेंगे। बिंदु शर्मा दी यूएसए अमेरिका से क्लास ली हैं, तो वो बहुत ही बढ़िया है गर्भवती महिलाओं के लिए। जी। और पिताजी, प्रभावी और महाप्रभावी है उसके बारे में भी पूछा। जैसे ये भुजंग आसन हुआ, धनुरासन हुआ, मयूरासन हुआ, ये उत्कटासन, तो प्रज्ञा योग में उत्कटासन है। ये भुजंग आसन, धनुरासन, मयूरासन, इसके बारे में पूछ रहे थे। हाँ, जिसमें पैर ऊपर उठाने वाला है वैसे कोई भी पोस्चर नहीं करेंगे मेंसेस के समय में भी, इसलिए प्रज्ञा योग में उससे अलग रखा गया है सर्वांग आसन को। प्रज्ञा योग हर अवस्था के लिए है बढ़िया,
और उतना ही करें जितना कि आसान लगता हो आगे झुकने में, पीछे झुकने में। स्लिप डिस्क वाले पादहस्तासन में ध्यान दें कि उतना ही हमको, और केवल जांघ के वाले रीजन से ही झुकें। रीढ़ के वर्टिब्रल कॉलम लंबर रीजन नहीं झुकना चाहिए, तो हल्का सा वो झुक सकते हैं। तो अपने को हमेशा देखना चाहिए कि हमको आराम फील हो रहा है कि नहीं। और पैर ऊपर मेंसेस क्रम में भी करेंगे तो उसमें सेक्रीशंस के फ्लो में रुकावट आती है, इसलिए वो पोस्चर न करें जिस पर कि पेट पर भार पड़ता हो और सिस्टम को ठीक रिवर्स करता है, तो अपने से ही एनर्जी फील होने लगता है। तो प्रभावी महाप्रभावी में से सिर्फ एक कर सकते इसमें कि वो बद्ध पद्मासन भी उस समय में नहीं होगा। उत्कटासन एक सिंपल चीज है, वो हो सकता है बस। और बाकी या भुजंगासन जब आप कर रहे हैं, भुजंगासन में होगा तो पेट जमीन पर ना छुए, तो ये गर्भावस्था में उसको ध्यान देना। तब उस पोस्चर में भुजंगासन आ गया है, बीनू शर्मा दी के आप देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग, या इसमें हम देखते हैं यहीं पर आपको देखते हैं शेयर स्क्रीन शेयर। हम इसमें जा रहे हैं तो पहले हम इसको खोल कर देते हैं, और ये टीपीटी ट्रेनिंग का यहीं पर हम दिखा दे रहे हैं। और इसमें कहीं है बिन्नू दी का, देखिए थे जी इसमें किधर है ऋषि, ऊपर कहीं इधर देव संस्कृति पंचकोश स्क्रीन ट्रीटमेंट, नीचे यहाँ है। और ये हमने इसको पहले खोल लिया। हाँ, तो अब आपको स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन दिया जाए। देखो सीखना सीखो। रुकिए, स्क्रीन शेयरिंग का हमको, जी बाबूजी आप स्क्रीन शेयरिंग कीजिए। तो जूम, अब इसमें जूम पर गए, इसमें स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं, तो स्क्रीन शेयरिंग में यहाँ पर आ गया, इसको क्लियर जा रहा है फिगर। जी जी हाँ। जा रहा बाबू। अब आप इसको ध्यान से देखिए, गर्भवती महिलाओं के लिए ये 8 माह के गर्भावस्था में कर रहे हैं। हाँ, प्ले कर रहे हैं। ताड़ासन है, देखिए इसमें ये आसानी से हो जाएगा। अब देखिए इस फॉरवर्ड बेंडिंग में ध्यान दीजिएगा, बस इतना ही काफी है। पादहस्तासन इतना ही पर्याप्त है गर्भवती महिलाओं के लिए। अब देखिए पैर को फैला लिया गया, कहाँ कहाँ अंतर किया जा रहा है, और वज्रासन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, गर्भाशय की दीवारें मजबूत होती है। और आगे झुकते समय ध्यान दें कि बस कमर वाले रीजन पर इतना कर सकते हैं महिला, क्योंकि ये योगा टीचर है, ये इस अवस्था में भी फुल फॉर्म में अपना कर ले रहे हैं, लेकिन बाकी लोग हाफ करें, अर्ध। हाँ ठीक है। अब इसमें देखिए झुकना था तो पेट को हमेशा जमीन से ऊपर रख रहे हैं और पैरों को फैला ली, तो इस बात का ध्यान दें। और लेकिन मेडिटेशन चलेगा कि सूर्य की किरणें गर्भस्थ शिशु को मजबूत बना रहा है। और इसमें भी देखिए, अब देखिए बिल्कुल सावधानी से, अभी भी पेट जमीन पर नहीं छू रहा है, कमर थोड़ा ऊपर कर लिया गया, तो ये सत्संगासन की स्थिति हुई। अब देखिए बिल्कुल स्लोली सहज पोस्चर का ध्यान दें। देखिए इसमें भी पेट जमीन से ऊपर उठा हुआ है, तिर्यक बाएं तिर्यक दाएं हुआ, फिर लौटना है तो कोई हड़बड़। देखिए पैरों को पहले फैला लें कि पेट पर भार न पड़े, और इस तरीके से हो गया शंकासन, तो लड़के का माइंड कूल होगा और दूरदर्शी उसकी बुद्धि विकसित हो गया, हार्मोनल भी शानदार रहते हैं। और देखिए कितने सावधानी से अपने आप को उठा, देखिए उत्कटासन में भी पैरों को अलग फैला ले, यानी गर्भस्थ शिशु को बिल्कुल आराम दिया जा रहा है इस अवस्था में। और उसको योगी, सब योगी पुरुष पैदा होंगे, सब योग टीचर होंगे, गर्भ से ही ये सारी अवस्थाएं, सब उनके बच्चियों को देखेंगे आप, बेबीज हैं कि अभी इतना शानदार शानदार योगा करते हैं अभी। अब ये पूरा हो गया। हाँ तो ये, हाँ ये गर्भस्थ के लिए था जी। प्रणाम जी, नदी को रमन। अब देखिए तो अब क्लियर हो गया होगा कहाँ कहाँ ध्यान देना है। ये वीडियो को कभी ग्रुप में डाल दिया जाएगा तो आप उस पर सेव कर लेंगे। जी जी प्रणाम पिताजी। जी प्रणाम। और कोई प्रश्नोत्तरी है तो
चैटिंग में देखिए क्या किया गया है। जी बाबूजी, चैटिंग में प्रश्न है, नितिन भैया का प्रश्न है इसमें चैटिंग में। ये पूछ रहे हैं, दीदी प्रणाम, क्या मर्म बिंदुओं को इतना मजबूत किया जा सकता है कि आघात का असर कम किया जा सके? अगर हाँ तो कैसे? आइए, मर्म बिंदुओं को क्या इतना मजबूत कर सकते हैं कि तत्व द्वंद्व अनभिघातः? प्रश्नों का इसका जी बिल्कुल भैया, ये सही है और सार्थक भी है। ये अगर किया जाए, जैसे कमजोर शरीर को मजबूत बनाया जाता है, अच्छे जिम जाके आप स्ट्रांग बनाते हैं, वैसे ही इसके रेगुलर प्रयास से हम अपने मर्म बिंदुओं को भी वैसे ही स्ट्रांग बना सकते हैं, जिसका इफेक्ट बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ये रेगुलर प्रयास पे और उसकी मजबूती पे डिपेंड करता है, मजबूत बनाया जा सकता है। आई थिंक यही सवाल था ना। जी जी धन्यवाद नितिन जी, कुछ स्पष्ट हुआ? नहीं तो फिर से करें, जहाँ पर दिक्कत हम बताते हैं। जी बाबूजी, इसमें ना कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए कि कोई भी मर्म बिंदु को जैसे मजबूत बनाने के लिए क्या किया जाए, थोड़ा सा कोई एग्जाम्पल मिल जाए तो अच्छा रहेगा। अब जैसे ये देखिए, जैसे आप प्रभावी महाप्रभावी में देखिए, जब बद्ध पद्मासन किया जा रहा था तो उसमें मर्म बिंदु नासिकाग्र पर भी है, त्राटक नासिकाग्र पर किया जा रहा था, आज्ञा चक्र पर भी शांभवी मुद्रा था, तो ब्रेन के भीतर में भी मर्म बिंदुओं को प्रभावित कर रहा था और हथेलियों को पीछे करके पकड़ रहे थे, तो इस पर जो खिंचाव आ रहे थे, तो उंगलियों को भी हमने पीछे खींचा था। ये पीछे से पकड़ करके ये जो खींचने की प्रक्रिया बन रही थी, अब जिसे मान लीजिए ये खींचा, तो खींचने के क्रम में मर्म बिंदु अंगूठे के पास भी होता है, ये जॉइंट पर और ये एंगल पर और यहाँ पर और देखिए जंघाओं पर, तो शरीर के 16 मर्म बिंदु को प्रभावित करता है ये वाला बद्ध पद्मासन का क्रम है। तो उसमें बहुत ही मजबूती आएगी, साथ ही साथ में पृथ्वी तत्व, गंध से पृथ्वी तत्व जुड़ा हुआ है और पृथ्वी के आघातों को सहने में साधक समर्थ होता है। पहले शुरुआत के समय में हम आधा घंटा इसको सिद्ध किए थे, लंबे समय तक आधा घंटा प्रतिदिन बद्ध पद्मासन करते, तो उसका लाभ हमें दिखाई पड़ा जी। किन्हीं का हाँ जी ठीक है, धन्यवाद। देखिए एक और भी, हाँ जी नितिन जी अपना स्पीकर बंद कर लीजिए। हरिशंकर जी। हाँ बाबू प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी, थोड़ा दैनिक करने के लिए जो है पहले संध संचालन बताया गया था और इसके बाद प्रभावी आसन, हम आप प्रभावी आसन सिस्टम से जो कि दैनिक किया जा सके कम समय में, तो प्रभावी आसन ये जानकारी के लिए दिया गया है। उसको सिस्टम में करना हो तो पहले ज्वाइंट मूवमेंट किया जाता है, और कब? जब पेट खाली हो, सुबह में शौच स्नान के बाद किया जाए तो दिन भर के लिए फायदा करेगा जी बाबूजी। और हाँ, और सुबह जब पेट, देखिए तीनों थैलियां, पेट खाली रहे, यूरिनरी ब्लैडर खाली रहे और रेक्टम खाली रहे, मलाशय, मूत्राशय और आमाशय, ये तीनों खाली रहेगा तो साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। तो सुबह में गुनगुने पानी आप पीते हो तो उसमें ले ले, या जिनको ये होता है गैस्ट्रिक वगैरह तो मुलेठी चूर्ण 1 चम्मच उसी समय ले लें, तो ये उनका बिल्कुल 1 सप्ताह में बिल्कुल सही हो जाएगा, किन्हीं को प्रॉब्लम है इससे। और जब भी अपना शौच स्नान से निवृत्त हो गए तो सिस्टम बिल्कुल भीतर से फ्रेश है, सब क्लीन है और सारे सिस्टम तैयार है योगा के लिए। तब योगा जब आप शुरू करें तो उसमें हम लोग ये ध्यान दें उस समय कि पहले क्या करें। तो पहले ज्वाइंट मूवमेंट कंपलसरी होता है, क्योंकि जोड़ों पर बिजली की रुकावट रहती, कचड़े फंसे रहते हैं। आसनों का काम होता है कचड़ों की सफाई किया जाए जो ज्वाइंट पर, मर्म बिंदुओं पर फंसे हैं, तो ज्वाइंट मूवमेंट से वो हटे, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई बढ़िया से जाने लगेगा। उसके बाद क्या करें कि वार्म अप कर लिया जाता है जल्दी। इसमें क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, तो कहीं भी कोलेस्ट्रॉल वगैरह कचड़े जमे हैं तो रक्तों को, तो वो फ्लो ठीक रहेगा जो दिन भर हमें काम आएगा। तो 2 बातें हो गई। अच्छा, अब तीसरी बार में ध्यान देना होता है कि हमें प्रज्ञा जो बलवर्धक करना है तो सूर्य नमस्कार करें, और जो आध्यात्मिक और हार्मोनल डिसऑर्डर को ठीक करना है, इसमें कहीं भी बड़ी सिस्टम होता है, जो होल कंप्लीट अपने आप में है प्रज्ञा योग। तो ये आज के कक्षा में बताया गया कि 3-3 राउंड दोनों कर लेंगे तो बेटर होगा।
प्रज्ञा योग में एक बात का ध्यान दिया गया है कि अश्व संचालन को हटा दिया है पूज्य गुरुदेव ने, बाकी उसमें से 5 पोस्चर को लिया, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा बनाया है कि जिन क्षेत्रों में महिलाएं साड़ी पहनती हो उनको आगे पैर और पीछे पैर करने में प्रॉब्लम आएगी। तो गुरुदेव ने इसका भी ख्याल रखा है कि एक ही जगह पर केवल पैर देखते ही कहीं नहीं फैलता, शुरू से अंत तक एक ही जगह पर पैर रहा और सारे आसन कर लिए गए। तो सारे समग्र लोगों को एक साथ कराना हो, किसी भी वेशभूषा में हो, कैसे ही, तो उस प्रज्ञा योग का लाभ ले सकते हैं और सारे सिस्टमों को कमांड कर लेता है और हार्मोनल डिसऑर्डर्स को भी ठीक करता है। तो अपने अवस्था में देखें, और यदि योगा के ड्रेस में हैं तो दोनों आसनों के लिए ठीक है, और घर पर तो अपना कर ही सकते हैं। तो प्रज्ञा जो कर लें और उसके बाद प्रभावी महाप्रभावी कर लिया। यदि शीर्षासन करना है तो सबसे लास्ट में करना चाहिए। उस समय देख लेना चाहिए कि यूरिनरी ब्लैडर में थोड़ा सा पानी जमा हो गया तो उसको बाहर निकाल दें, ताकि पैर जब ऊपर जाएगा तो यूरिनरी ब्लैडर के जो एक्सेस पानी रहेगा तो नीचे एड्रिनल ग्लैंड पर दबाव दे सकता है, तो इसलिए उसको खाली कर लेना चाहिए, सबसे लास्ट में होता है। और कफ यदि आ गया है, शीर्षासन क्रम में गर्मी आती है तो कफ को पिघलाता है, तो नाकों को क्लीन कर ले, सूर्यवेदन नाड़ी शोधन करके छींक करके। तो ये है क्रम बढ़िया। इसके बाद मेडिटेशन आप कर सकते हैं, और मन ही मन मेडिटेशन तो हमेशा जुड़ा रहेगा, क्योंकि अनंत समापतिभ्याम पतंजलि ऋषि का कहना, हर पोस्चर में हम ईश्वरीय चेतना को खींचें, ब्रीदिंग से भीतर में डिवाइन एनर्जी शरीर में घोले, कैपेसिटर है, बॉडी सेल्स है, उसमें जाकर स्टोर हो रहा है, धारक क्षमता अपनी बढ़ रही है, ओजस तेजस बढ़ रहा है हर एक बॉडी पार्ट्स में। तो इस तरीके से मेडिटेशन हर पोस्चर में करेंगे तो गुणोत्तर लाभ मिलेगा। जी धन्यवाद। अपना स्पीकर बंद कर लीजिए हरिशंकर जी। हाँ जी अरविंद जी खोले। और जी बाबू जी प्रणाम। जी बाबू जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। जी बाबू जी प्रणाम। ये वेट लॉस वाला जो बताए थे, वेट लॉस वाला जैसा पेट से बैठे बैठे काम करने में जैसा पेट बहुत लोगों को निकाल रहा है, वो कैसे कंट्रोल होगा जरा सा? खान पान उसमें क्या होना चाहिए और कौन सा योग होना चाहिए, ये थोड़ा सा। जी बाबू जी। हाँ जी धन्यवाद। सभी लोग स्पीकर। अमन जी अपने बाकी लोगों का स्पीकर बंद कर दिए थे। ठीक है। अब देखिए वेट लॉस का जहां तक कई सवाल है, तो कुर्सी पर बैठने वाला प्राय ही इन दिनों हर ऑफिस में, स्कूल टीचर से लेकर के हर जगह ऑफिस में बैठने ही पर, कंप्यूटर हो, काम करना हो तो ऑफिशियल काम अधिक इन दिनों हो गए। घर में भी मशीनें आ गई हैं तो आदमी बैठे ठाले हो जाता है, कपड़ा भी धोना वो ही कर देगा, वो भी कर देगा, सारा काम तो अब हो गया है, डिजिटल हो रहा है। तो उस हालत में जरूरी है कि ओबेसिटी, मोटापा वगैरह बढ़ रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि मोटापा को घटाने के लिए, तो एक तो हमें जहां देखिए कि मोटापा बढ़ रहा है तो मोटापा का कारण होता है कार्बोहाइड्रेट, और वो चूंकि वो ग्लूकोज पैदा करता है, मीठा है, और ग्लूकोज एक्स्ट्रा गया, यदि हमें डायबिटीज नहीं है तो क्या करता है कि यदि इंसुलिन सही आ रहा है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। तो ग्लाइकोजन जब देखेंगे वो फैट टाइप का दिखता है, उसको तोड़ेंगे इसे टूट जाता है, लेकिन वो और फैट रहे कि थोड़ा सा वो लचीला टाइप का होता है, जल्दी नोचना पड़ता है उसमें या फिर जाकर पिघलता है। तो ये ग्लाइकोजन ही फैट की तरह दिखने लगता है, हर जगह जाकर के जमा होने लगता है एक्स्ट्रा। और यदि वो एक्स्ट्रा जमा हो जाएगा कहीं भी, तो जहाँ काम न लेंगे तहाँ पेट वाला स्थान में आदमी घूमता नहीं है, तो इसलिए पेट वाले रीजन में स्टोरेज अधिक कर लेता है। जैसे म्यूनिसिपैलिटी के कचरा जहाँ तहाँ अधिक, अब जरूरत था ईंधन का, थोड़ा सा कोयले की जरूरत है या लकड़ी की, आपने एक ट्रक मंगा लिया, अब कहीं ना कहीं घर में रखेंगे तो हम उतना ही कोयलरी लें जितना कि हमको खपत है, और फिक्स डिपॉजिट करना है तो थोड़ा सा रखा रहे तक, अभी देर हो गया तो फास्टिंग में काम आ गया। हाँ ये डॉक्टर तृप्ति सिंह बता रही हैं कि दंडासन और भस्त्रिकासन से गलेगा। भस्त्रिका प्राणायाम, तो जो भस्त्रिका हुआ, सूर्य भेदन हुआ या शीर्षासन भी हो गया, वो फैट को गला डालता है, पूरे बिल्कुल लीन एंड थिन कर देगा। तो जितने हीट प्रोड्यूसिंग आसन है, मयूरासन हुआ, शीर्षासन हो गया,
भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, सूर्य वेदन प्राणायाम हो गया, ये सारे फैट को गलाते हैं। और दौड़ना, गत्यात्मक क्रियाएं कुछ भी हो, फास्ट, जिसे मान के प्रज्ञा जो अभी बताएगी, यदि फास्ट तरीके से करेंगे तो गलने लगेगा, स्लो करेंगे तो दुबले पतले आदमी मोटा नहीं लगेंगे। तो अपने को बॉडी को ग्रोथ करता है तो स्पीड अप, एरोबिक अनारोबिक इसको कहा जाता है। तो और यदि नहीं बात बन रही है तो दौड़िए। किसी भी धावक को देखेंगे मोटा नहीं होता है, तो 1 किलोमीटर भी दौड़ने का अभ्यास किया जाए स्पार्श में तो उसमें अपने आप गल जाएगा। महिलाओं को भी मान लीजिए दौड़ने, तो रस्सी खेलने वाला, उछलने कूदने वाला, किसी तरीके से गत्यात्मक हो बस, तो उससे हमारे फैट पिघलेंगे। जी एक और ये प्रश्न है। जी बाबूजी, अगला प्रश्न जो है चैट बॉक्स में है लीला देवी जी का। तो दीदी पूछ रही हैं कि मेरे पैर में झुनझुनी रहती है, उसके लिए कौन सा आसन किया जाए? उसमें देखिए, उत्कटासन पैर के झिंझुनी को 1 मिनट में ठीक करता है। जब भी झिंझुनी आए तो आप उत्कटासन में हो जाएं थोड़े, तो आप देखेंगे कि 1 मिनट भी रहे तो फिर चलेंगे तो झिंझुनी नहीं रहेगी। और रेगुलर हम लोग करेंगे तो उसमें बात बनेगी। और कहीं कहीं नस नाड़ियों में वीकनेस है तो विटामिन वाले, जिससे कि जिसमें कि मल्टीविटामिन है, टमाटर वगैरह का, तो ये अपने साग सब्जियों में दे रहेगा तो रक्तवर्धक भी है। और सभी तरह के उसमें ढेर सारे देखेंगे उसको कॉम्पोजिशन है। गुरुदेव साहित्य में देखा कि टमाटर इतना उपयोगी होता है, तो उसको हम लोग कुछ इस तरीके के पदार्थ का सेवन करें। या अश्वगंधा का भी उषा पान के समय में ले लिया करें, तो नाड़ियों में दुर्बलता है तो उसको हटाने लगता है। तो बाकी ठीक है। अभी जैसे जाड़े का सीजन है तो सौंठ है, मेथी वगैरह, ये सब घरों में लड्डू बनाए जाते हैं सौंठ के, ये सब काम आएगा उसमें। तो ठीक है, प्राणायाम में नाड़ियों को मजबूत बनाता है सूर्य भेदन प्राणायाम। ब्लड सर्कुलेशन कहीं पर नहीं जाएगा तो झिंझिनी होता है, चाहे पैर पर पैर चढ़ाकर देर से बैठे तो, या फिर हाँ, आयरन की कमी से भी बता रहे हैं डॉक्टर से कि वो आयरन कमी से भी होता है। और लो बीपी में भी झिंझिनी होता है। तो हम देख लेंगे बीच बीच में कि क्या प्रॉब्लम है। जी, क्या बाबूजी पानी की कमी से भी होता है झिंझिनी? क्योंकि ऐसा भी महसूस किया गया है कि जब ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं होगा तो पानी की, जो लोग पानी कम पीते हैं उनको। बिल्कुल, देखिए ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो शरीर मांग करता है, और मांग करता है, रोता है, चिल्लाता है, उसी को झिंझिनी, सुन्न होना ये सब कहा जाता है। बेचारे को जरूरत है ना ब्लड का पूरा। अब जब खास करके जब हम लोग चलने लगते हैं तो अधिक ब्लड की मांग करता है, और सप्लाई में कहीं ना कहीं पर उसको देर हो रही है मिलने में, तो फिर जा करके उसको मिल जाता है पर्याप्त, फिर ठीक हो जाता है, काम करने लगता है। या प्राण का फ्लो, ब्लड का फ्लो, ये दो जिस भी इस बॉडी सेल्स में नहीं जाएगा वहां पर दर्द होगा, दिक्कत आएगी। तो नर्वस सिस्टम से जाता है तो वात नाड़ी संस्थान में झिंझिनियां होना शुरू हो जाती है। और ब्लड सर्कुलेशन कमजोरी हो, वीकनेस हो ब्लड में, किसी तरीके से प्रेशर कम हो, तो उसके चलते हो सकता है। तो खान पान पर ध्यान देना और रेगुलर प्रज्ञा जो करते रहा जाए और मस्त रहा जाए। ईश्वर शरीर के तारों को झंझना रहे तो झिंझिनी कहते हैं। खुश रहिए। जी बाबूजी प्रणाम। बाबूजी आज से छठ शुरू हो रहा है, तो आशीर्वाद दीजिए सब लोगों को। और पानी की समस्या फिर छठ में भी लोग फिर उसी तरह का बताते हैं कि पानी तो बिल्कुल ही नहीं लेना है, तो और लोगों को बता दीजिए। हम लोग बोलते हैं तो लगता है ये नहीं है, मतलब अभी तक कभी नहीं हुआ कि पानी पिया जाता है छठ में। तो आज से तो व्रत शुरू हो रही है, तो अपना आशीर्वाद भी दीजिए और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। जी धन्यवाद। हमारे यहाँ तो अंडे बच्चे सब, पुट्ठी सब, इस पूरे कॉलोनी के सारे बच्चे, स्टूडेंट्स, महिलाएं, लड़कियां वगैरह सब करते हैं, और पानी पीकर करते हैं। क्यों पानी पीकर कहते हैं? क्योंकि जो हम लोग के गुरुदेव हैं, इन्होंने विश्वामित्र से भी उग्र साधना भी किया है। वशिष्ठ विश्वामित्र इस युग के विश्वामित्र कहलाता है। सारे वेदों, प्रश्नों, दर्शनों का कि जो पुरानी शैली थी, गायत्री महाविज्ञान में लिखा है, गायत्री मंजरी में शिव जी बता रहे हैं पार्वती जी को, हे पार्वती, आप तो जानती हैं कलयुग युगों कहा है कि मनुष्याणाम पृथ्वी तत्व प्रधानानि, कलयुग के मनुष्य में पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है, इसलिए अन्य युगों की साधनाओं का करने का राइट ही नहीं, अधिकार ही नहीं। और ये केवल बिना जल पर रहने के लिए कब शुरू किया है? द्वापर युग से चला है।
तो पुराणों में कोई बीच में परिवर्तन नहीं किया, वैसे ऋषि नहीं है तो उसी ढंग से करने पर डिहाइड्रेशन होता है, दिक्कत आती। तो हर युग के लिए साधना पद्धति में कुछ बदलाव लाना पड़ता है। अभी पानी छोड़ेंगे तो डिहाइड्रेशन होगा और शरीर के सारे सिस्टम काम कर रहे हैं, किडनी काम कर रहा है और फेफड़े काम कर रहे हैं, हृदय काम कर रहा है, तो कुछ ना कुछ कचरा निकालेगा और ब्लड में जाके घुलेगा। तो 20 तत्व होता है, लैक्टेट, ब्लड लैक्टेट उसका बढ़ जाएगा तो शरीर के भीतर में पॉइजन बढ़ना लगेगा। अब पानी पीते रहते तो खून की सफाई होती रहती। तो गुरुजी ने कहा कि किसी भी व्रत उपवास में पानी को नहीं छोड़ा जाए, यह नियम है। क्यों पी रहा है? नियम है इसलिए पी रहा है। किसने कह दिया? पूज्य गुरुदेव ने कहा है और विश्व योगी कह रहे हैं, धरती के सबसे बड़े ब्राह्मण, सबसे बड़े पंडित, सबसे बड़े विद्वान, सबसे बड़े साधक, ये इन्होंने इनका सलाह है। तो गुरुजी ने कहा कि पानी नहीं पीने से रोग हुआ तो हम जिम्मेवार नहीं है, और पानी पीने से यदि कोई पाप चढ़ता है तो सारा पाप हम अपने ऊपर ले रहे हैं। गुरुदेव ने कहा है कि हम ना बताए हैं जी, तो गुरु जी पर हम ढो लेंगे, देवताओं से लड़ लेंगे, ऐसा कहा है। तो इसलिए हम लोग सब गुरुदेव के फॉलो करते हैं, लाभ लेते हैं। और आशीर्वाद की बात रही दीदी, तो पूज्य गुरुदेव सूर्य साधक हैं और शरीर छोड़ते समय उन्होंने कहा था उसमें कि तेजो राशि दिवाकर प्रवेश्यामि, इसमें कहा कि शरीर को मैं छोड़ करके सूर्य में प्रवेश कर रहा हूँ। तो जब भी गुरुदेव को प्रणाम करना है तो सूर्य को प्रणाम करें। तो सूर्य में ही बैठे होते हैं सारे देवता गण, एक एक किरणें, सहस्त्र किरणाएं विद्महे भास्कराय धीमहि, सूर्य की जितनी किरणें हैं सब एक एक देवता गण है। तो वहां से आने वाली सूर्य है, तो सूर्य ही हमें गाइड करता है। शरीर के भीतर का सूर्य आत्मा है, यहाँ भी बैठे हैं। तो आशीर्वाद देने का काम गुरुदेव ने अपने जिम्मे लिया है, हम लोग को दिया है कि जहाँ दिक्कत आती है साधना में, वहां पर साथ साथ हम जुड़े रहेंगे और बता दें। जी ठीक है, धन्यवाद। खूब मजिम कीजिए और खूब बढ़िया से। जी बाबूजी प्रणाम, बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। तो 1 मिनट है नितिन जी, अब तो कोई प्रश्न है तो कर लीजिए। और देखिए आज संझवत है तो दिन भर फास्टिंग रह करके शाम को खाया जाता है दोहती और नया चावल का जाउर, गुड़ में नया गुड़ नया चावल, देखते ही कितने कमाल की बात है। और किसानों का ये इसमें चढ़ जाता है पहले देवताओं को, सूर्य भगवान का, और उससे चौरेठ बना करके कचवनिया कांचे, क्योंकि सूर्य के धूप से पका हुआ है, सूर्य की गर्मी से, तो इस तरीके से। और बाकी इधर तो ये यही वस्तुएं चढ़ती है। चीनी पसंद नहीं करते हैं, डायबिटीज करता है, इसलिए सूर्य भगवान शुरू से ही आज तक यही कहे देता केवल बिल्कुल शुद्ध प्राकृतिक गुड़ को पसंद करते हैं। और उसमें देखिए हड्डियां भी मजबूत होगी, कैल्शियम भी रहता है, और कैल्शियम यदि रहेगा तभी पचेगा जब सूर्य की रोशनी रहती आएगी, विटामिन डी मिलेगा तो कैल्शियम भी पचेगा। कितना शानदार दोस्ती है उनके पकवानों से लेकर के ये। और आज इतना ही उतना न खा लिया जाए ठूस करके कि कल पानी भी नहीं पिएंगे तो वही सब जहाँ तहाँ गांठें पड़ जाएगी और हाथों में सूखने लगेगा वो। इसलिए ये ऐसा बनाया गया है कि जलाहार उस क्रम में हो और पानी का बीच बीच में सेवन करते रहा जाए। भाव यह किया जाए कि सूर्य भगवान जल के माध्यम से शरीर में जाते हैं, क्योंकि सूर्य का जो तेज है उसको कहा जाता है उसमें अग्नि जो है, अग्नि अपसु प्रतिष्ठितम, तो सूर्य अग्नि का प्रवेश जल में होता है, जल में ही वास करता है। इसलिए भींगे वस्त्रों से ही सूर्य को अर्घ देते हैं, क्योंकि जो मॉर्निंग में आती है अल्ट्रावायलेट किरणें वो मोटे कपड़ों को नहीं छेद पाता है और पानी के माध्यम से जल्दी घुल जाता है। इसलिए बाहर गीला, भीतर भी गीला कर लेंगे पानी से तो सूर्य आर पार बिल्कुल ही शरीर के हर रोम में पहुंचेंगे। तो हर घूंट पानी में सोचिए कि सूर्य भगवान शरीर में आकर के अपना तेज बढ़ा रहे हैं और अपनी दिव्यता को दे रहे हैं। इस भाव से कोई भी व्रत त्योहार, जो जिस व्रत का जो प्रधान देवता है वो अपना तेज जल के माध्यम से शरीर में आते हैं। ठीक है, धन्यवाद। शांति पाठ कर लिया जाए। अमन जी। जी बाबूजी, जी किया जा सकता है शांति पाठ। ठीक है, कल मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।